हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 181 से लेके 205 तक क्वेश्चन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 181, इन द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर E1 इक्वल्स टू दिस, E2 इक्वल्स टू दिस, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम ग्राउंडेड रेजिस्टेंस। यानी आपको ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है। ठीक है, लेट्स से ये आपका V वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ पे अब ये हमें एज्यूम करें निकालना है। तो देखो लेट्स से ये आपकी करंट की डायरेक्शन I1, ये करंट की डायरेक्शन I2, तो ये क्या हो जाएगी I1 प्लस I2। ठीक है, तो अब देखो हम KCL लगाते हैं, KCL एट V, यानी जो आपने V नोड माना है वहाँ पे KCL लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3, यानी कि ये वाला। ठीक है, अब देखो इन सब की वैल्यू लिखते हैं। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो E1 माइनस V डिवाइडेड बाय 1 ओम, प्लस I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी E2 माइनस V डिवाइडेड बाय 1 ओम, I3 की हो जाएगी V बाय 1। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपली देख के बता सकते हो यहाँ पे क्या आएगा, ये 3V इक्वल्स टू E1 प्लस E2। तो यहाँ से आपको V की वैल्यू मिली E1 प्लस E2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, और आपको V वोल्टेज निकालना है, तो सिंपली E1 प्लस E2 निकल जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो देयरफॉर E1 प्लस E2। ठीक है, इसको हम निकालते हैं। देखो E1 आपका क्या है, √3 कॉस ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, प्लस E2 आपका क्या है, √3 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। क्लियर है। अब देखो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे इसको, अब देखो √3 में कॉमन ले लेता हूँ, ये लो मैंने √3 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, कॉस ए प्लस बी, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। तो देखो इनके जो फॉर्मूले होते हैं वो आप नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, और अगर माइनस होगा तो आएगा प्लस, साइन ए साइन बी। सिमिलरली साइन का जो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस माइनस बी। इस केस में देखो फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी, इसमें सेम ही रहेगा प्लस माइनस। ठीक है, कॉस ए साइन बी। क्लियर है, ये दोनों फॉर्मूला आपके लिए हो गए। अब देखो इसमें हम फॉर्मूला पुट करते हैं, ये क्या है कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए यानी कॉस ओमेगा टी देन कॉस 30। ठीक है, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी देन साइन 30 डिग्री। तो ये तो हो गया कॉस वाला। ठीक है, अब बचा ये वाला, इसको भी क्लियर कर देते हैं। तो देखो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी ना, तो ये हो जाएगा देखो साइन ए कॉस बी। ठीक है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा इसमें, तो ये प्लस ले लिया। अब इसमें क्या आ जाएगा आपका कॉस ए एंड साइन आपका हो जाएगा ये 60 डिग्री। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा, ये हो जाएगा इसके अंदर देखो √3/2 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपका 1/2 साइन 30 1/2 होता है ना, साइन 30 1/2। ठीक है, प्लस ये आपका हो जाएगा अगेन क्या है यहाँ पे कॉस 60 आपका होता है 1/2, तो 1/2 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस साइन 60 होता है √3/2 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा देखो √3 और ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा देखो 2 इंटू √3/2 कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपको ओवरऑल मिल जाएगा 3 कॉस ओमेगा टी। तो ये आपको मिला E1 प्लस E2। आपको क्या पूछा है V की वैल्यू, तो यहाँ पे देखो सिंपली वैल्यू रखेंगे। तो देखो V की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी आपको 3 कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय 3।
तो यहाँ से आपको v की वैल्यू मिली cos ओमेगा t। ठीक है, तो आपका वोल्टेज क्या हुआ, cos ओमेगा t, यानी ए वाला आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब देखो, कुछ कुछ तो क्या, ज़्यादातर लोगों को 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो याद नहीं रहती। ठीक है, जैसे मेरे को याद नहीं रहती, तो देखो सिंपल तरीका है, अगर आपको याद नहीं रहती तो एक सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये दो एंगल हो गए। अब देखो ये एंगल आपका है 30 डिग्री, ये एंगल आपका हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गई 1, ये हो गई 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका √3। अब देखो ये वैल्यूज है, ये एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल है। अब इसमें देखो आप जो वैल्यू निकालनी है आपको वो निकल जाएगी। जैसे देखो आपको निकालनी है cos 30 डिग्री। ठीक है, अब पहले तो आप ये देखिए cos क्या होता है, यानी आप ऐसे लिखते हो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, फिर क्या आता है, ये होता है। ठीक है, तो देखो आपको cos निकालना है, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका बेस क्या हो जाएगा √3। ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है 2। तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो गई √3/2। तो देखो cos 30 इक्वल टू √3/2। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, आप याद रख सकते हो अगर आपको वैल्यू याद नहीं रहती तो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Consider two nodes A and B connected by an impedance of J5 ohm. If the voltage at node A and B are 100 angle 30 plus and 100 angle 0 respectively, the real power that can be transferred from node A to node B. तो देखो आपके पास एक नोड, दो नोड है, दोनों नोड के बीच में एक इम्पेडेंस कनेक्टेड है। ठीक है, ये हो गया A, ये B, और आपके बीच में कनेक्टेड है J5। A पे आपको जो वोल्टेज दिया वो दिया 100 एंगल 30 डिग्री, और बी पे जो वोल्टेज दिया वो है 100 एंगल 0। अब आपको बताना है कि रियल पावर क्या ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो देखो इसका अगर मैं फेजर डायग्राम बनाता हूँ तो ये आपका होगा बी। ठीक है, एंड ये आपका हो जाएगा ए, और एंगल आपका है बीच में 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो जो रियल पावर ट्रांसफर होती है यानी कि पी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पावर सिस्टम में, E1 E2 साइन डेल डिवाइडेड बाय जो भी आपका रिएक्टेंस है। इस केस में क्या हो जाएगा, देखो 100 इंटू 100 इंटू साइन 30 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, सो सॉल्व करेंगे, ये आपको मिलेगा 1000 वाट। तो आपका आंसर क्या होगा 1000 वाट। ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आपका आंसर, करेक्ट आंसर ये होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ऑल द एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर नेटवर्क आर लीनियर देन द सुपरपोजिशन थ्योरम वुड होल्ड व्हेन द एक्साइटेशन इज। आपकी जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो दोनों में अप्लाई होती है। ठीक है, एसी में भी अप्लाई कर सकते हो और डीसी में भी अप्लाई कर सकते हो, तो बोथ, इधर एसी और डीसी। ठीक है, a certain network N feeds a load resistance as shown in figure 1. It consumes power of P. If an indicated network is added in figure 2, the power consumed by the R will be। तो देखो आपके पास एक सिंपल ये नेटवर्क है, तो इसमें जो पावर कंज्यूम हो रही है वो आपकी हो रही है P। ठीक है, तो फर्स्ट नेटवर्क है, इसमें लेट्स से आपकी पावर कंज्यूम हो रही है P। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी I² R। आई करंट में अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इस सर्किट में आई करंट है। ठीक है, आई करंट। अब देखो एक और सेम नेटवर्क हमने एक और कनेक्ट कर दिया, तो देखो ये लेट्स से करंट आई दे रहा था पहले। ठीक है, अब एक और नेटवर्क ऐड किया, ये भी आई दे रहा है। ठीक है, टोटल करंट कितना होगा 2i। क्लियर है, तो देखो अब क्या होगा, जो लेट्स से अब इस केस में जो पावर कंज्यूम होगी उसको लिख लेते पी डैश। ठीक है, तो पी डैश क्या हो जाएगा I²R। तो करंट है आपका 2i, इसका स्क्वायर इंटू आर, आपका जो रेजिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4i²R। ये वैल्यू किसकी, आपकी पी की, तो 4p। तो आप देख सकते हो कि आपकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है p। ठीक है, या तो क्या हो कि इस नेटवर्क में जो ये जो रेजिस्टेंस है ये पावर, सेम पावर कंज्यूम करे जितनी पहले कंज्यूम कर रहा था। ठीक है, ऐसा कब हो सकता है, जब नेटवर्क में कहीं पे ओपन हो जाए या फिर कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, जो नया नेटवर्क ऐड किया उसकी वजह से। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि मैक्सिमम पावर वो 4p ले ले, तो इस हिसाब से या तो p हो सकती है या 4p, यानी जो भी पावर होगी इन दोनों के बीच में ही रहेगी। क्लियर है, तो बिटवीन p एंड 4p। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इन द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट सोर्स आई इक्वल टू 1 एम्पियर। तो लिखते भी जाते देखो, ये जो आई है, एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखो, ये जो आई है ये है आपका 1 एम्पियर, ठीक है। एंड द वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट, यानी ये वाला है 5 वोल्ट। अब जितने भी रेजिस्टेंस है उन सब की वैल्यू है 1 ओम, ठीक है। और द करंट एल इंडक्टेंस जो है वो है 1 हेनरी और कैपेसिटर है 1 फैराड, ठीक है। इसने बोला है द करंट इन एम्पियर थ्रू R3 एंड वोल्टेज V रेस्पेक्टिवली, यानी एक तो देखो आपको यहाँ से जो करंट हो रहा है वो निकालना है, ठीक है, और जो R3 यानी ये वाला, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये निकालना है। क्लियर है इतना? अब देखो, सिंस ये नेटवर्क क्या है आपका स्टडी स्टेट पे है, यानी कि नेटवर्क एट स्टडी स्टेट, ठीक है। और स्टडी स्टेट में क्या होता है, आपका जो इंडक्टर है वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, और जो कैपेसिटर होता है वो एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप सर्किट बनाते हो वापस, तो वो इस टाइप का बनेगा। ये ओपन, ये शॉर्ट, ये एक रेजिस्टेंस, ये शॉर्ट, ये R3, एंड ये आपका 5 वोल्ट का सोर्स। यहाँ पे कैपेसिटर भी था, ठीक है, वो ओपन हो जाएगा। ये आपका 5 वोल्ट का सोर्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से करंट आपका कितना आ रहा है 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये 1 एम्पियर कंप्लीटली यहाँ तक आएगा, तो ये यहाँ तक हो गया 1 एम्पियर। अब देखो, ये जो पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज कितना आपका, जो ये वोल्टेज सोर्स है वही तो वैल्यू यहाँ पे होगी, तो ये आपका है 5 वोल्ट। और ये जो रेजिस्टेंस है यानी R3 ये है 1 ओम, ठीक है। तो अब इस केस में इस ब्रांच में आपका करंट कितना जाएगा 5/1, यानी कि 5 एम्पियर। तो यहाँ से आपको पता चला कि जो R3 रेजिस्टेंस है उसके थ्रू करंट तो आपका जा रहा है 5 एम्पियर, ठीक है। अब देखो, करंट आपको ये वाला भी तो निकालना है, तो लेट्स से ये करंट आपका है आई 5 वोल्ट, ठीक है। अब क्या करते हैं, KCL लगाते हैं। KCL एट 5 वोल्ट नोड, जो 5 वोल्ट वाला जो नोड है वहाँ पे आप KCL लगा रहे हैं, ठीक है। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग आपका है 1 प्लस आई 5 वोल्ट इक्वल्स टू कितना हो गया 5 एम्पियर। तो यहाँ से आई 5 वोल्ट जो है वो आ गया 4 एम्पियर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 एम्पियर एंड 4 एम्पियर, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेट इक्वेशन फॉर द करंट I1 shown in the network shown below in terms of voltage Vx in the independent voltage Vx is given by, ठीक है, आपको ये चीज़ बतानी है। अब देखो, आप क्या करेंगे, सिंपल KVL लगाएंगे, ठीक है। अब देखो, एक ये लूप है, एक आपका ये लूप है, ठीक है। दोनों से इक्वेशन निकालनी है। तो देखो, फर्स्ट जब करोगे, यानी फर्स्ट लूप की जब बात आएगी, तब आप देखो क्या करोगे। अब देखो, आप इसमें KVL लगा रहे हो, तो पहले यहाँ पे देखो, ये I1 करंट है, ये I2 करंट है। तो यहाँ से आपका कितना करंट जा रहा होगा I1 प्लस I2, ठीक है। अब देखो KVL लगाओगे तो क्या होगा V माइनस 3I1 प्लस I2 देन माइनस PX माइनस 0.5 D बाई dt। करंट आपका कौन सा आ जाएगा I1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये आपकी हो गई एक इक्वेशन। अब देखो, जो दूसरा लूप है उसमें आप लगाते हो KVL, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो हो जाएगी माइनस के 5I2 माइनस 0.2 VX, ठीक है, देन माइनस बिकॉज करंट के आप अपोजिट में चल रहे हो ना, ये हो जाएगा DI1 बाई dt इक्वल टू 0। ये हो गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करिए, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से आप क्या करिए I2 की वैल्यू निकालिए, ठीक है, I2 की वैल्यू निकालिए, देन उसको पुट I2 इन फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें पुट करिए। वहाँ से फिर आप इजीली DI1 बाई dt निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी ये A वाली, ठीक है, DI1 बाई dt इक्वल्स टू माइनस 1.4 VX माइनस 3.75 I1 प्लस 5/4 V। क्लियर है? सिंपली आपको क्या करना है, इस I2 की जगह इस इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है, देन उसको पुट करना है, ठीक है। फिर इधर उधर रीअरेंज करके आपका आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इन द गिवन फिगर आपको Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है एंड Z3 दे रखा है। थेवेनिन इम्पेडेंस सीन फ्रॉम एक्स वाई इज, यानी आपको एक्स वाई से थेवेनिन इम्पेडेंस जो भी होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आपका देखो एक्स वाई सर्किट है, ठीक है, यानी एक्स वाई पार्ट, इसमें आपको जेड टी एच निकालना है, ठीक है। तो जेड टी एच के लिए क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका वोल्टेज सोर्स है, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। अब इसको जैसे शॉर्ट किया, आपका Z1 और Z2 पैरेलल में हो गया, ठीक है। तो देखो जब मैं ZTH निकालूंगा, ZTH क्या हो जाएगा, Z1 पैरेलल विद Z2, ये दो हो गए, और ये सीरीज में किसके साथ हो जाएगा, Z3 के साथ। क्लियर है। तो देखो जो ZTH है इसको निकालते हैं, इक्वल्स टू Z1 आपका कितना है, 10 एंगल माइनस के 60, तो ये हो जाएगा 10 एंगल माइनस का 60 डिग्री मल्टीप्लाई Z2 कितना है, 10 एंगल माइनस के 60, दोनों ही माइनस के 60 डिग्री है। एक यहाँ पे प्लस का है, ठीक है ना, ये मिसप्रिंट है, एक यहाँ पे प्लस का एंगल है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 60 और एक हो गया 10 प्लस 60 डिवाइडेड बाय इन दोनों का एडिशन, यानी 10 एंगल माइनस 60 प्लस 10 एंगल प्लस के 60 डिग्री। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, प्लस इसके साथ आपको Z3 ऐड हो जाएगा, वो है 50 एंगल 53.13 डिग्री। क्लियर है। अब देखो ZTH यहाँ से आपका क्या निकला, ZTH इक्वल्स टू, ऊपर तो देखो क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो एंगल क्या होता है आपके ऐड हो जाते हैं, बट यहाँ पे आपके एंगल 0 हो जाएंगे। तो 10 नहीं सॉरी, ये 100 एंगल 0 डिवाइडेड बाय, अब नीचे का देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। 10 को पहले आप कॉमन ले लीजिए, जैसे आप कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा, 1 एंगल आपका आ गया माइनस का 60 डिग्री, ठीक है, प्लस 1 एंगल आ गया प्लस का 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 50 एंगल आपका है 53.13 डिग्री। सो देखो यहाँ पे नीचे वाली टर्म को सॉल्व करें, ठीक है, यानी देखो एंगल आपका है माइनस 60 देन प्लस 60, यही है, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई भी आपके सेम एंगल होते हैं तो उसकी वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, सिंपल देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस का 60, ठीक है, देन हो जाएगा माइनस का जे साइन 60, ठीक है, और इस केस में क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस 60 देन प्लस का जे साइन 60। तो देखो इस केस में आपका ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, यानी कि जब भी आपका ऐसे इक्वल एंड अपोजिट एंगल दे रखे हो ना, तो हमेशा जो इमेजरी पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। कॉस 60 आपका होता है 1/2 एंड कॉस 60 ये भी 1/2, तो टोटल कितना हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 1। तो ये 1 आ गया, तो यहाँ से आप देखो ये एक जीरो से एक कट जाएगा, तो यहाँ से ZTH क्या आएगा, देखो ZTH इक्वल्स टू 10 एंगल 0 डिग्री प्लस 50, यहाँ पे एंगल आ गया ये 53.13 डिग्री। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ये क्वेश्चन बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो बहुत इजी है, सिंपली देखो एक सिंपल एक ट्राइंगल आप याद रखो, ठीक है। जैसे देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल याद दिलाया है ना, वैसे देखो एक ट्राइंगल होता है, यहाँ पर एक ट्राइंगल है स्टैंडर्ड ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल होता है आपका 53 डिग्री एंड ये एंगल आपका होता है 37 डिग्री। इसमें देखो ये वैल्यू 3 ये 4, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर देन रूट में, तो 25 होगा, 25 का रूट 5। तो ये एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल है। बाकी आपको ये पता ही है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बेस। इसमें आपको ये तो पता ही कि ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ठीक है, वैसे ये टेन का होता है, और उल्टा चले तो नीचे कॉट वगैरह उन सब का होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तो देखो सिंपल निकालते हैं। तो ZTH कितना हो जाएगा, देखो 10 प्लस ये हो गया 50, ठीक है। अब अंदर देखो ये पहले क्या लिखेंगे हम, कॉस 53.13 डिग्री। क्लियर।
प्लस जे साइन 53.13 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो 0.13 है ना, अपने पास 53 डिग्री की वैल्यू निकालना आती है अपने को, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा माइनर, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो पहले आपको चाहिए कॉस की, तो चलिए कॉस 53 के निकालते हैं, कॉस 53 डिग्री की, ठीक है। तो 53 कहाँ पे, ये रहा। एंगल के सामने वाला हमसे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे 4 परपेंडिकुलर है, एंड ये आपका क्या हो जाएगा, बेस। तो इसका देखो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपन हाइपोटेनियस। बेस है 3, हाइपोटेनियस है 5। कॉस 53 की वैल्यू निकाल दी, साइन 53 की निकालिए। साइन 53 क्या हो जाएगा, देखो ये रहा एंगल, सामने परपेंडिकुलर, देन बेस, और ये हाइपोटेनियस। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 4/5। तो देखो सिंपली वैल्यू पुट करते हैं, तो ZTH क्या आया, 10 प्लस 50 इंटू 4/5, ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 50 मल्टीप्लाई, एक सेकेंड ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये आपका आएगा 3/5 एंड ये आपका J 4/5। क्लियर है? तो देखो ये सिम दोनों ही 5 दोनों में ही है, ठीक है। तो ये आपका टोटल हो जाएगा ZTH, ये आपका आ जाएगा 30 प्लस 10 40, प्लस ये कितना आ जाएगा देखिए 10 एंड 40, तो ये आ गया J 40। देखो अगेन सेम आ गया ना, सेम में मैंने बताया था क्या होता है। देखो सिंपल 40 को कॉमन लीजिए, ठीक है, कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट में, देन एंगल आप कैसे लिखोगे, tan इनवर्स 1 डिवाइड बाय 1, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या किया, देखो मैंने 40 को जैसे कॉमन लूंगा ना, तो अंदर आपको बचेगा 41 प्लस जे बचेगा, ठीक है। तो 1 प्लस जे जो टर्म बची ना, इसका मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया और इसका एंगल निकाल दिया। तो देखो यहाँ से डायरेक्ट ZTH आपके पास निकल गया। ZTH आपका आया देखो √2 इंटू 40, और एंगल आपका कितना आएगा, tan इनवर्स 1 कितना होता है, 45 डिग्री। क्लियर है? अब इन √2 की वैल्यू आपको पता होगी, इसको सिंपल आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा अराउंड 56.56 एंगल 45 डिग्री। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देख लो एकदम क्लोज वैल्यू मिली है, और हमने एक भी स्टेप पे कैलकुलेटर की जरूरत हमें नहीं थी, ठीक है। आप खुद ही देख के बता सकते हो, किसी भी एंगल की वैल्यू निकालनी थी वहाँ पे भी हमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज हमें सारे स्टैंडर्ड वैल्यू वगैरह निकालनी आती थी। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। In the figure, the current source is 1 angle 0 ampere, R equal to 1 ohm. The impedance are ZC equals to minus J ohm and ZL equal to 2 J ohm. The Thevenin equivalent looking in the circuit across XY is, आपको निकालना है Thevenin equivalent, ठीक है, ZTH। तो देखो ZTH के लिए हम क्या करते हैं, करंट सोर्स को ओपन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपका ZTH क्या हो जाएगा, देखो ZTH इक्वल्स टू R प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है। तो सिंपली देखो वैल्यूज पुट करते हैं, तो ZTH आ गया, आर आ गया आपका 1 ओम, प्लस जे एक्सएल आपको दे दिया 2, एक्सी आपको दे दिया 1, तो ZTH आपका निकल गया 1 प्लस जे, ठीक है। तो आपने देखो ZTH निकाल दिया। दूसरा आपको क्या निकालने को बोला इसने, इसने बोला है कि आप थेवेनिन इक्विवेलेंट यानी वोल्टेज भी निकालना पड़ेगा आपको, VTH भी निकालना है, ठीक है। तो देखो VTH निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आपने ZTH तो निकाल दिया, अब आपको VTH निकालना है। तो VTH, सो थेवेनिन वोल्टेज का देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, जो भी आपका करंट है मल्टीप्लाई जो भी आपका इम्पेडेंस है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो करंट आपका है 1 एंगल 0 मल्टीप्लाई इम्पेडेंस आपका कितना है 1 प्लस जे। क्लियर है? अब ये जो 1 प्लस जे है, इसका सिंपली अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ईजी है, कैसे निकल जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये चीज़ मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताई थी, ठीक है। एंगल आपका क्या होगा, tan इनवर्स 1/1 यानी 45 डिग्री। तो यहाँ से आपको थेवेनिन वोल्टेज वैल्यू कितनी मिली, √2 एंगल 45 डिग्री, ठीक है। तो आपका एक ये आंसर हो गया।
तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो √2 एंगल 45 एंड 1 प्लस जे ओम। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा डी वाला करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ अ सर्किट ऑपरेटिंग एट ओमेगा इक्वल्स टू 5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आपको जो फ्रीक्वेंसी दी है वो कितनी दी है, 5 रेडियन पर सेकेंड। हैज वीओसी यानी ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है, 3.71, एंगल आ गया 15.9 डिग्री। इसको देखो यहाँ से समझो एक बार, वी ओ सी, ठीक है, जिसको आप बोलते हो थेवेनिन वोल्टेज इक्वल्स टू 3.71 एंगल माइनस 15.9 डिग्री। ये क्वेश्चन में सिर्फ ये वैल्यूज वगैरह जो दिए ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया और कोई बात नहीं है। ठीक है, और जो जेड ओ यानी जेड टी एच, ठीक है, ये आपको है 2.38 माइनस जे 0.667। ठीक है, आपको बोला है कि एट दिस फ्रीक्वेंसी यानी इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे द मिनिमम रियलाइजेशन ऑफ द थेवेनिन इम्पेडेंस विल, यानी जो इम्पेडेंस है उसका नेचर क्या होगा, ये आपको पूछा है। ठीक है, तो आपने देखो इम्पेडेंस ये रहा, क्लियर है। अब इम्पेडेंस में ये वाला साइन देखो क्या है, नेगेटिव, क्लियर है। नेगेटिव आपका इंडिकेट करता है लीडिंग को, लीडिंग को। ठीक है, तो लीडिंग में क्या होता है, आपका कैपेसिटिव नेचर होता है, यानी कैपेसिटर होगा इसमें, इस पर्टिकुलर सर्किट में, एंड एक आपका रेजिस्टेंस तो होगा ही। तो सर्किट का आंसर क्या होगा, रजिस्टर एंड अ कैपेसिटर, यानी बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आप देखो ऐसे भी समझ सकते हो, देखो नॉर्मली आप जेड को क्या लिखते हो, आर प्लस जी एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, अब देखो क्या हो सकता है इस केस में, दो फॉर्मूले बन सकते हैं, एक बन सकता है आर प्लस जे एक्स, ठीक है, और आर माइनस जे एक्स। अब देखो पॉजिटिव का मतलब होता है कि ये आपका लैगिंग है, ठीक है, लैगिंग नेचर यानी उसमें इंडक्टिव होगा, और जब नेगेटिव है इसका मतलब है वो लीडिंग है। ठीक है, एडमिटेंस में ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Norton theorem state that a complex network connected to a load can be replaced with an equivalent impedance in parallel with current source। ठीक है, सिंपल नॉर्टन थ्योरम है। The circuit shown in the figure 1 is replaced by its Norton equivalent in figure 2. The value of I will be, आपने क्या किया, ये जो फिगर 1 है ना, इसका आपने नॉर्टन इक्विवेलेंट निकाला है। ठीक है, तो एक बार सर्किट देखो फर्स्ट वाला, ये कुछ इस टाइप का सर्किट है। ठीक है, ये आपका एक कैपेसिटर लग रखा है, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। अब इसका आपको निकालना है लेट्स से नॉर्टन इक्विवेलेंट। तो देखो ये माइनस का J10 और ये आपका 50 वोल्ट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो आपको अगर इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, पहला स्टेप इसको शॉर्ट करोगे, देन इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो निकालोगे, और उसको आप बोलते हो नॉर्टन करंट। अब देखो ये ब्रांच जैसे ही शॉर्ट हो गई तो इस ब्रांच में आपका वोल्टेज कितना हुआ, वोल्टेज आपका हो गया 0। सिंस इसके साथ ये वाला पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये वोल्टेज क्या हो गया, 0। अब देखिए वोल्टेज 0 हो गया तो ये ब्रांच कैसी हो गई, शॉर्ट सर्किट की जैसे हो गई, यानी कि अब जो भी करंट है वो ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से भी आपका करंट आई एन ही फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं नॉर्टन करंट की वैल्यू निकालता हूँ क्या होगी, जो भी आपका वोल्टेज है डिवाइडेड बाय जो भी आपका रिएक्टेंस है वो कितना है, माइनस का J10, तो माइनस का J10। ठीक है, तो यहाँ से आंसर देखो क्या आएगा 5। ये माइनस का J का मतलब क्या होता है, माइनस के 90 डिग्री, वो 90 डिग्री जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 एंगल 90 डिग्री, ये आपका हो गया नॉर्टन करंट। ये आपको पूछा था, तो ये आपका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन AC सोर्स ऑफ वोल्टेज ES एंड इंटरनल इम्पेडेंस। अब देखो ये आपका एक मैक्सिमम पावर थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर मैंने एक थ्योरेटिकल लेक्चर बनाया है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, उससे आपको बहुत बेटर समझ में आएगा इस मैक्सिमम पावर थ्योरम से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो इसमें एक सिंपल समझा देता हूँ। देखो इस सर्किट में कुछ इस टाइप में दे रखा है, ये RL है, ये XL है, ये आपका वोल्टेज सोर्स है। इसने बोला ये आपका ES, ये आपका RS, ये आपका XS यानी सोर्स का। ठीक है, ये लोड का RL एंड XL। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसमें कुछ कंडीशंस होती है, मैं आपको डायरेक्ट वही बता देता हूँ। ठीक है, अब कैसे है वो देखनी है तो मेरा थ्योरेटिकल लेक्चर देख लो। अगर देखो RL आपका अगर वेरिएबल है और जो XL आपका
वो फिक्स है, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर रहे। तो इस केस में आपके जो मैक्सिमम पावर की कंडीशन होगी वो आपकी होगी आर एल इक्वल्स टू आर टी एच का स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, एंड ये टर्म आपकी रूट में आएगी, ठीक है। ये आपकी हो गई पहला केस। दूसरा केस आपका होता है कि आप एक्सएल को वेरिएबल बना दो, यानी एक्सएल आपका हो गया वेरिएबल, ठीक है, और आपका जो आर है यानी आर एल लोड का वो हो गया फिक्स। तो वो अगर फिक्स हो गया तो इस केस में जो कंडीशन बनती है वो बनती है एक्सएल इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स टी एच, ये आपकी हो गई दूसरी कंडीशन, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, आपका पूरा लोड ही वेरिएबल है यानी जेड एल वेरिएबल। इस केस में क्या होगा कि दोनों ही चीज़ आपकी वेरिएबल है, तो दोनों ही अगर वेरिएबल हो गए तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी पहली वाली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखो जो दूसरी कंडीशन की जो है वो वैल्यू जब आप पहली में रखते हो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि आर एल आपका होना चाहिए आर टी एच के और एक्सएल आपका होना चाहिए माइनस ऑफ एक्स टी एच। तो इन दोनों को देख के आपको पता लगता है कि आपका जो जेड एल है इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉन्जुगेट ऑफ जेड टी एच। यहाँ पे जेड टी एच और कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं आपका जो जेड टी एच है वो आपका है आर टी एच प्लस एक्स टी एच जी, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेसिकली इनकी जगह यहाँ पे क्या दिया है, आर एस और एक्स एस दिया है, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन हो गई। अब देखो इसमें पहला क्या है, पहला इसने बोला कि एक्स एल इक्वल टू एक्स एस होना चाहिए इफ एक्स एल इज वेरिड। ये कंडीशन सही है क्या गलत? देखो जब एक्स एल वेरिएबल होगा तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक्स एल इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी एच यानी माइनस ऑफ एक्स एस, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, गलत। दूसरी क्या है, एक्स एल इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी एच यानी एक्स एस इफ ओनली एक्स एल इज वेरिड, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यानी दूसरा आपका ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा देखो आर एल इक्वल टू आर एस का स्क्वायर प्लस एक्स एस प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। तो देख सकते हो ये कंडीशन जब आपका आर एल वेरिएबल है, ठीक है, यही बन रही है ना। यहाँ पे आर टी एच क्या है, ये आर एस है, ठीक है ना। तो तीसरा भी आपका करेक्ट है। चौथा देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एल एंड जेड एस इक्वल इफ द मैग्नीट्यूड जेड एल इज वेरिड कीपिंग द एंगल फिक्स्ड, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट है बिकॉज देखो कॉन्जुगेट होना चाहिए, बट इसमें अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे तो सेम ही आएगा दोनों का, ठीक है। तो ये भी सही है। तो सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। फिर देखो आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मेरा थ्योरी वाला लेक्चर देखना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको जो थ्योरम है मैक्सिमम पावर थ्योरम पर्टिकुलर एसी सर्किट के लिए बहुत अच्छे से समझा रखी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम एन एसी सोर्स टू अ वेरिएबल लोड, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, जब आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन जो है, ठीक है, वो सेटिस्फाई हो रही है किसी भी एसी सोर्स में, तो उस केस में क्या होता है आपका जेड एल इक्वल होता है जेड टी एच के कॉन्जुगेट के, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में बता दिया मैंने। दूसरी कंडीशन देखते हैं, एक्स एल इक्वल्स टू एक्स टी एच माइनस का, ठीक है। अब इस कंडीशन को एक और तरीके से आप कैसे लिख सकते हो, एक्स एल प्लस एक्स टी एच इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये भी सही है एक तरीका लिखने का। तो ये क्या जगह देखो, द सम ऑफ सोर्स रिएक्टेंस, सोर्स मतलब एक्स टी एच, ठीक है, या फिर एक्स एस एंड लोड रिएक्टेंस यानी कि एक्स एल इज जीरो। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द कॉम्बाइंड जनरेटर एंड लाइन इम्पेडेंस इज कितना है 5 प्लस जी ओम, यानी कि देखो तो ये आपका हो गया जेड एल, जेड एल है वेरिएबल। अब इसने बोला जेड एल की क्या वैल्यू रखें कि इस जेड एल को मैक्सिमम पावर मिलने लग जाए। तो कंडीशन क्या है, जब जेड एल वेरिएबल हो ये इक्वल होना चाहिए जेड टी एच के कॉन्जुगेट के। तो जेड टी एच कितना है 5 प्लस जे, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस जे ओम, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्जुगेट मतलब जहाँ पे प्लस जे उसको माइनस जे कर दो, तो इसका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सोर्स वी एस इक्वल्स टू वी कॉस 100 pi t has an internal impedance of 4 plus j3 ohm. If a purely resistive load connected to this source has to extract maximum power out of the source, its value in ohm should be. So देखो ये आपका हो गया वी एस, ठीक है। अब इसका जो इंटरनल इम्पेडेंस
यानी सिंपल समझो थेवेनिन भी बोल दो, ठीक है। अब इसने बोला एक प्योरली रजिस्टर्ड सोर्स कनेक्टेड, ठीक है, ये प्योरली रजिस्टिव हो गया, ये एकदम आर हो गया, ठीक है। ये आपका वेरिएबल है, यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है 4 प्लस जे 3, इसकी वैल्यू दी है वी कॉस 100 पाई टी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसने बोला इस आर की क्या वैल्यू रखे कि आपका जो सोर्स है वो इस रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर देगा, ठीक है। तो देखो जब आपका आर वेरिएबल होता है, आर वेरिएबल, ठीक है, जब आर वेरिएबल होता है तो कंडीशन मैंने क्या बताई, आर इक्वल्स टू जो भी आपका देखो सोर्स का स्क्वायर देन सोर्स रिएक्टेंस का स्क्वायर प्लस जो भी लोड रिएक्टेंस है, एक सेकेंड, ये ब्रैकेट में स्क्वायर, ठीक है, देन ये आपका रूट में, यही होता है। बट यहाँ पे देखो एक्सएल तो जीरो है, ठीक है, बिकॉज रिएक्टिव पार्ट नहीं है लोड में कोई भी। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 0 प्लस 3 का स्क्वायर, ये एक्सएल जीरो है इसलिए, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपको कितनी मिली, आर इक्वल्स टू 5 ओम। यानी अगर आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम रखते हो तो इस रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर मिलेगी, ठीक है। तो सी आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर टू लोड ZL इन द गिवन सर्किट इज, यानी आपका देखो यहाँ पे ZL क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो पहले तो मेरे को ZL की एक बार वैल्यू बताइए, ZL की वैल्यू क्या होगी, ZTH का कॉन्जुगेट, ठीक है, वो हो जाएगी आपकी 10 माइनस J50 ओम, ठीक है। वैसे फिलहाल मेरे को निकालने की वैल्यू जरूरत भी नहीं है, हम डायरेक्ट भी पावर मैक्सिमम पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो जो मैक्सिमम पावर होगी पी मैक्स, उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है जो भी आपका वोल्टेज है उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ आर एल। अब ये जो आर एल है इसकी जगह आप आर टी एच भी रख सकते हो, क्यों, बिकॉज आपका जब जेड एल वेरिएबल होता है तब आपकी कंडीशन मैंने बताई थी क्या होती है, आर एल इक्वल टू आर टी एच एंड एक्स एल इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी एच। क्लियर है। अगर अच्छे से समझना है तो मेरा थ्योरेटिकल वाला लेक्चर देख लो। अब देखो इसमें आर एल को आर टी एच भी रख सकते हो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें सिर्फ मैंने रजिस्टेंस ही क्यों लिया है, इंडक्टर क्यों नहीं लिया, पावर में तो वो पावर में भी तो वो भी तो आना चाहिए, इम्पेडेंस है वो भी एक। बट आपका जो रेजिस्टेंस है वो ही आपका पावर सिर्फ कंज्यूम करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ही रेस्पॉन्सिबल है आपके पावर के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा V कितना है 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई आर एल कितना है 10 ओम। तो ये कितना जाएगा देखो 10 से 10 कैंसिल, क्लियर है। ये चला गया 2 टाइम्स, ये आपका चला गया 25, ये आपका कितना जाएगा 125, 125 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 62.5। तो 62.5 वॉट, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन देखो ये, द इम्पेडेंस सीन बाय द सोर्स इन द सर्किट शोन इज गिवन बाय, यानी कि आपका देखो ये सोर्स है, ये आपका सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कितना इम्पेडेंस दिखेगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, ये एक ट्रांसफार्मर है, तो देखो ट्रांसफार्मर में हमको क्या करना पड़ेगा, इस ZL यानी जो लोड इम्पेडेंस है ये सेकेंडरी की साइड है, इसको प्राइमरी की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो जैसे इसको प्राइमरी की तरफ शिफ्ट करोगे तो अब जो इक्विवेलेंट बनेगा वो कुछ इस टाइप में बनेगा। देखो अभी ये जो ZL है ना, इसको लिख लेते हैं ZL डैश, ठीक है। इसकी देखो ZL डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ZL डैश इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू जो भी आपके ZL की वैल्यू है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू, ए क्या है यहाँ पे, ये आपका है ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो दे रखा है 1/4, ठीक है। तो देखो सेकेंडरी से प्राइमरी में शिफ्ट करते हैं इम्पेडेंस को तो ए से स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ZL डिवाइडेड बाय 16, यानी कि 10/16, एंगल आपका यहाँ पे ये 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ZL डैश की आपको वैल्यू मिल गई 10/16 एंगल 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल आपको इम्पेडेंस निकालना है तो निकाल सकते हो। तो देखो जो Z आप निकालोगे यहाँ से तो Z क्या हो जाएगा 4 ओम माइनस J2
प्लस 10/16 एंगल 30 डिग्री। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, यानी कि देखो 10/16 cos 30 प्लस जे 10/16 sin 30, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0.54 प्लस जे 0.31। अब देखो जो जे वाली टर्म है उनको एक साथ लो और रियल वाली टर्म को एक साथ लो, तो आपको ये मिल गया 4.54 माइनस जे, बिकॉज देखो यहाँ पे माइनस का टर्म बड़ी है, ठीक है, इसलिए ठीक है 1.69 ओम। तो आपको कितना मिलेगा 4.54 माइनस जे 1.69 ओम, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू एसी सोर्स feed a common variable load as shown in the given figure. Under the maximum power transfer condition, the power absorbed by the load resistance RL is। आपको देखो ये एक सर्किट दे दिया, इसमें ना तो आपको ये पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है या सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सर्किट का पहले एक थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट बेसिकली कैसा होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, एक रिएक्टेंस होगा, और आपका जो लोड है वो होगा, ठीक है। एंड आपका जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा थेवेनिन वोल्टेज। तो ये हो जाएगा आपका VTH, ये आपका हो जाएगा RTH, ये आपका हो जाएगा XTH, एंड ये आपका RL। अब सिंस देखो RL वेरिएबल है, तो आपको ये तो पता है जब भी आपका RL वेरिएबल होता है और इसमें X की वैल्यू क्या है 0, XL बिल्कुल भी नहीं है ना, तो इस केस में कंडीशन मैंने आपको क्या बताई है, RL की वैल्यू क्या होगी RTH का स्क्वायर प्लस XTH का स्क्वायर। क्लियर है। तो अब देखो ये आपकी कंडीशन है, यानी अगर RL की वैल्यू आप ऐसे निकालते हो, फिर आप क्या करते हो, देन जो भी आपकी पावर मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी, जो भी करंट फ्लो हो रहा है इनटू जो भी आपके RL की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से आपको ये मैक्सिमम पावर देगा, ये आपको देगा मैक्सिमम पावर। क्लियर है, मैक्सिमम पावर मिलेगी यहाँ से। अब देखो हम RTH और XTH निकालते हैं। तो फॉर VTH, पहले VTH निकालना है अगर आपको, तो VTH कैसे निकालोगे, देखो फर्स्ट स्टेप इसमें होता है रिमूव RL, ठीक है। RL जो लोड है उसको अपने को रिमूव करना पड़ता है। तो देखो हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, ये आपका रिमूव हो गया। एंड ये आपने सर्किट वापस बना लिया। ये आपका 6 ओम है, ये आपका J 8 ओम, ये 6, ये J 8। यहाँ पे जो वोल्टेज है, ठीक है, ये आपका है 110 एंड ये आपका है 90, दोनों में एंगल 0 है। अब आपको क्या करना है, ये जो नोड है इस नोड पे आपको वोल्टेज निकालना है। तो लेट्स से ये आपका है VTH, बिकॉज यही तो होता है जो ओपन सर्किट पे जो वोल्टेज होता है, यानी जो लोड के अक्रॉस आप वोल्टेज निकालते हो वही आपका VTH होता है, ठीक है। तो अब आपको VTH निकालना है। तो VTH के लिए कैसे निकाल सकते हो, सिंपल क्या करो, एक करंट इस डायरेक्शन में मान लो, एक करंट आप इस डायरेक्शन में मान लो, ठीक है। अब दोनों ही करंट क्या है इस नोड के पास आ रही है। तो जब आप KCL लगाते हो यहाँ पे, तो देखो KCL एट VTH, यानी VTH के वहाँ पे आप KCL लगाओगे, तो देखो क्या हो जाएगा 110 माइनस जो भी आपके VTH है डिवाइडेड बाय 6 प्लस J8 प्लस सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 माइनस VTH डिवाइडेड 6 प्लस J8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो VTH की सिंपल डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी आपको, वो आई आपके 200 वोल्ट। क्लियर है। अब देखो अब आपको अगर इस सर्किट का ZTH निकालना है, ये तो VTH हो गया, ठीक है। तो फॉर ZTH, तो ZTH के लिए क्या करते हैं, जो आपका वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट करोगे तो 6 प्लस J8, एक तो ये वाला पार्ट एक ये वाला पार्ट, दोनों आपके पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे पैरेलल में आएंगे तो ZTH क्या हो जाएगा 6 प्लस J8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 3 प्लस J4, ठीक है। सिंपली देखो कैसे हुआ, ये एक रेजिस्टेंस ये एक इंडक्टर, ठीक है, ये वो ओपन पाथ एंड ये एक रेजिस्टेंस ये एक इंडक्टर, और आप यहाँ पे निकाल रहे हो, ये आपका ZTH है, ये आपका है 6, ये आपका है J8, ये 6 ये J8, ठीक है। आपका ZTH निकल गया
एंड VTH निकल गया। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब देख लो, सिंपल वैल्यू रखते हैं हम, ठीक है। RTH, ZTH, RL एंड आपका ये वोल्टेज सोर्स, ये है 200 वोल्ट, ये आपका है 3, ये है J4, ये आपका है RL। RL की वैल्यू निकाल सकते हो ना आप। RL की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, RL इक्वल्स टू RTH का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ से आपको मिल गया RL की वैल्यू 5 ओम। यानी अगर आप RL की वैल्यू 5 ओम रखते हो तो आपको इस लोड के पास आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो देखो इस केस में जब पावर निकालोगे, यानी जब RL की वैल्यू 5 रख के जो पावर निकालोगे वो पावर मैक्सिमम पावर होगी, बिकॉज RL की 5 वैल्यू रखना ही एक कंडीशन है मैक्सिमम पावर को एब्जॉर्ब करने की। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे सिंपल पावर निकालते हैं, तो P क्या होगा, PL इक्वल्स टू I स्क्वायर R। और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, वोल्टेज डिवाइडेड बाय जो भी आपका सर्किट का रिएक्टेंस है या फिर इम्पेडेंस बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो VTH डिवाइडेड बाय जो भी आपका RTH है प्लस जो भी आपका RL है, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस आपका XTH का स्क्वायर। तो ये तो आपका आएगा करंट, ठीक है। अब करंट का आपको क्या करना है, स्क्वायर। तो इसका आप करोगे स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई आपका RL, ये आपका RL है, ठीक है। तो इसमें देखो सिंपल वैल्यू आप रखोगे सारी, ठीक है। VTH 200, RTH आपका क्या है 3, RL आपका कितना है 5, XTH कितना है 4, सारी वैल्यूज़ पुट करोगे तो करंट की आपकी वैल्यू आएगी 11.18 का आपको स्क्वायर और करना है, फिर इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपको मिलेगा 625.9 वाट, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर कितनी हो रही है आपकी एब्जॉर्ब, 625.9 वाट, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अब देखो ये जो कंडीशंस वगैरह है ये मैंने थ्योरेटिकल लेक्चर में आपको डिटेल में समझा रखा है, सारी कंडीशन जो जो केस बनते हैं, ठीक है, एग्जाम में, वो आप थ्योरेटिकल लेक्चर देख सकते हो अगर आपको देखना है तो, ठीक है। उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, व्हेन इज द मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब बाय वन नेटवर्क फ्रॉम अदर नेटवर्क, यानी कब आपकी मैक्सिमम पावर जो है एब्जॉर्ब होती है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, तो उसकी कंडीशन पूछिए, ठीक है। तो आपको बताए कि जो लोड इम्पेडेंस है वो कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए थेवेनिन का, ठीक है। तो द इम्पेडेंस ऑफ वन इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अदर, ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर फ्रॉम अ वोल्टेज सोर्स टू अ लोड, कब होगा, जब आपका जो लोड का इम्पेडेंस है वो आपका जो भी सोर्स का इम्पेडेंस है उसके कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, ठीक है। या तो ये कंडीशन बोल सकते हैं या फिर अगर इसका मैग्नीट्यूड बोले, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन में देखो द सोर्स इम्पेडेंस इज इक्वल टू दैट ऑफ लोड इम्पेडेंस, यानी बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, बिकॉज इसमें देखो कॉन्जुगेट वाली कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, इसलिए हम ये वाला लेके चलेंगे। क्लियर है। 201 देखो, अ वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड टू अ लोड हैज़ एन EMF ऑफ 10 वोल्ट, ठीक है। तो देखो EMF आपका कितना है 10 वोल्ट, आपका जो इम्पेडेंस है वो कितना है 500 प्लस J100। द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर टू द लोड, मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर होगी, सिंपल है देखो P मैक्स इक्वल टू जो भी वोल्टेज है 4 टाइम्स ऑफ RL, ठीक है। ये केस किसका होगा आपके, अगर देखो कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा इसका मतलब आप ZL को वेरिएबल लेके चलोगे पूरा, ठीक है ना। तो इस केस में हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 500, ठीक है। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 0.05 वाट, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्किट शोन बिलो द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर C रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम पावर टू बी ट्रांसफर टू द लोड, यानी आपको ये जो बॉक्स दे रखा है ये आपका लोड है, ठीक है ना, ये कंप्लीट आपका लोड है। इसमें आपको बताना है कि C की क्या वैल्यू रखे कि इस लोड को मैक्सिमम पावर मिलने लग जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है 1 ओम एंड जो कैपेसिटर C, ये दोनों किस में पैरेलल में, ठीक है। तो देखो ये जो लोड है
ये लोड थोड़ा सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, इसको थोड़ा सर्किट को सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी इस लोड को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो ये जो है इसका पहले हम इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो उसको लेट्स से मैंने नाम दे दिया जेड। तो जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 ओम पैरेलल विथ 1/J ओमेगा सी। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो देखो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। पैरेलल में तो क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड, नीचे सॉरी एडिशन। ये हो जाएगा आपका देखो 1/LCM लेंगे ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + J ओमेगा सी, और ये आपका है Z की वैल्यू, ठीक है ना। तो इसको Z को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका यहाँ पे कॉन्जुगेट ले सकते हैं ना। ये हो जाएगा 1 - J ओमेगा सी डिवाइडेड बाय 1 + ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब देखो आपका जो ZL है टोटल, ठीक है, इस पूरे बॉक्स का जो इम्पेडेंस है ZL, इसकी वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर ZL की वैल्यू हो जाएगी, देखो आपका जो भी Z निकला अभी उसके साथ हम सीरीज में ऐड कर देंगे J ओमेगा L, ठीक है। तो देखो इसको हमें ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो Z कितना, ये तो 1 डिवाइडेड बाय 1 + ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। बेसिकली इसमें से मैं रियल पार्ट को और इमेजरी पार्ट को अलग कर रहा हूँ, ठीक है। -J ओमेगा सी डिवाइडेड बाय 1 + ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। देन प्लस J ओमेगा L की वैल्यू कितनी है, 5 मिली हेनरी, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहाँ पे रियल पार्ट तो ये हो गया ना, 1/1 + ओमेगा स्क्वायर देन सी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जे को कॉमन ले लेते हैं, अंदर आपका बचेगा ओमेगा सी डिवाइडेड बाय 1 + ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस J ओमेगा 5 डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसमें ZL की इक्वेशन देख के आप समझ गए, ये क्या आपका रेजिस्टेंस वाला पार्ट है, ठीक है। यानी ये है आपका RL और ये आपका इमेजरी पार्ट है, ये आपका है XL नहीं बोल सकते, ये आपका होगा XC। अब XC कैसे हुआ, ज़रा सोचिए। यहाँ पे क्या ये नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन कब आता है, जब इम्पेडेंस में, जब आपका ये जो कैपेसिटिव इफेक्ट है ये स्ट्रांग होता है। तो ये जो इमेजरी पार्ट है यहाँ पे ये XC है, ठीक है। तो देखो इस केस में बोला है कि आप कैपेसिटर की वो वैल्यू बताइए जिससे इस लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। तो आपका जो लोड है ZL वो क्या है, वेरिएबल, ठीक है। तो जब ZL वेरिएबल होता है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने की कंडीशन क्या होती है कि आपका जो RL है वो इक्वल होना चाहिए RTH के, ठीक है। और दूसरी कंडीशन होती है XL आपका इक्वल होना चाहिए -XTH के, ठीक है। ये दोनों आपकी कंडीशन रहती है। अब देखो इसमें इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये जो, इसको हम RS भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में RS है इसलिए मैं इसको RS लिख रहा हूँ, ये XS हो जाएगा माइनस का। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको XS तो नहीं दे रखा, यानी सोर्स का जो रिएक्टेंस है वो तो जीरो है, ठीक है। तो इस कंडीशन की तो हमें कोई बात ही नहीं करनी। ये वाली कंडीशन है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखो इसको यूज़ कैसे करेंगे, देयरफॉर RL की वैल्यू क्या है, ये रही 1/1 + ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू किसकी, ये RL किसके इक्वल होगा, RS की वैल्यू कितनी है 0.5 ओम, 0.5 ओम, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली वैल्यू निकालो, ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर की कितनी आएगी 0.5, ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.5, एंड ये जो 1 है यहाँ पे चलो यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है। ये आएगी, तो यहाँ से देखो वैल्यू निकालते हैं, ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका 2। अब ये 1 है, इस 1 को साइड में भेज देंगे तो ये हो गया -1। तो यहाँ से इसको आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे मिला सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर है
इस साइड जाएगा तो रूट बनेगा, तो ये हो जाएगा 1/ओमेगा। तो यहाँ से सी की वैल्यू मिली 1/100, ठीक है, बिकॉज ओमेगा की वैल्यू आपको 100 दे रखी है, ये रही देखो, ये आपकी ओमेगा की वैल्यू है, ठीक है, 100। तो अब देखो ओमेगा की वैल्यू आपको मिल गई। अब इसमें देखो सिंपल क्या करो, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 10 से नीचे मल्टीप्लाई करो। अब नीचे देखो क्या बन गया, ये 1000 बन गया ना, तो इसका मतलब हो गया कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई 10 मिली फैरड। तो आपको कैपेसिटर की कितनी वैल्यू रखनी पड़ेगी, 10 मिली फैरड। जब कैपेसिटर की वैल्यू रखोगे तब आपका ये जो लोड है इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। आपका ये जो ऑप्शन है 10 मिली फैरड, ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा, बट आपका करेक्ट आंसर क्या है, 10 मिली फैरड है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आप अगर आपके भी अगर बुक में मिस प्रिंट है तो उसको सही कर सकते हो। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A non-ideal voltage source Vs has an internal impedance Zs. If a purely resistive load is to be chosen, maximize the power transfer to the load. Its value must be Zs में अगर आपका RL वेरिएबल है, ठीक है, RL आपका सिंपल RL बोला है इसने वेरिएबल, तो इस केस में कंडीशन क्या होती है, RL की वैल्यू क्या होती है, RTH का स्क्वायर प्लस XTH का स्क्वायर एंड ये रूट में। तो ये बेसिकली आपने क्या किया है, मैग्नीट्यूड निकाला है आपका ZTH का, यानी RL किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ थेवेनिन इम्पेडेंस बोलो या फिर सोर्स इम्पेडेंस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ZS, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इसमें आपको जो ट्रांसफॉर्मर है इसका रेशियो निकालना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ मैं, ठीक है, तो उसकी जो लिंक होगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। An ideal transformer is rated 220 volt slash 110 volt. A source of 10 volt and internal impedance 2 ohm is connected to primary. The power transfer to a load ZL connected across the secondary would be maximum when magnitude of ZL is. तो देखो पहले इसका सर्किट बनाओ, ठीक है ना। तो देखो प्राइमरी में आपको क्या दिया है, एक इम्पेडेंस है, उसकी वैल्यू है 2 ओम। ये ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, यहाँ पे इसने ZL बोला है, या आपने ZL कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपका वोल्टेज सोर्स है, इसने वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी है, 10 वोल्ट, और जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो रेशियो है वो है 220/110, ठीक है यहाँ तक। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले क्या करेंगे, ये जो ZL है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा सेकेंड प्राइमरी की तरफ। तब जब शिफ्ट करोगे तो ये आपका हो जाएगा, देखो 2 ओम एज इट इज़, ये आपका हो जाएगा ZL डैश, देन ये आपका हो जाएगा वोल्टेज 10 वोल्ट, ये आपका 2 ओम, ठीक है। तो देखो ZL डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर और जो भी आपका ZL है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है, 220/110 इसका स्क्वायर इंटू ZL। तो ये आपको वैल्यू कितनी मिली, ये हो जाएगा 4ZL। तो यहाँ पे आपको ZL डैश की तो वैल्यू मिल गई 4 टाइम्स ऑफ ZL, ठीक है। अब देखो इसने बोला है कि आप मैग्नीट्यूड निकालिए ZL का, ठीक है, ZL का क्या मैग्नीट्यूड रखे कि आपको मैक्सिमम पावर मिल जाए। तो देखो आपको पता है कि कंडीशन क्या है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने की, ZL शुड बी इक्वल्स टू ZTH का कॉन्जुगेट, ठीक है, या फिर ZL का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ZTH, ठीक है। बिकॉज इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है इसने, इंटरनल इम्पेडेंस बोला है, ठीक है ना, इंटरनल इम्पेडेंस, यानी कि ये जो आपको 2 ओम दिया ना, ये आपका Z है, ठीक है, ZTH, रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं बोला इसने, इम्पेडेंस बोला है, ठीक है। तो ये आपका ZTH है। तो यहाँ से अगर आप देखो वैल्यूज़ निकालते हो तो यहाँ से सिंपली क्या आएगी, तो इन दोनों को अप्लाई करो, तो यहाँ से देयरफॉर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ZL शुड बी इक्वल्स टू 2, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ZL और जो मैग्नीट्यूड है उसका इक्वल होगा, ठीक है, यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड है, क्लियर है। यहाँ पे 2 का अगर मैग्नीट्यूड भी लिखते तो वही आएगा। तो यहाँ से अगर ZL का मैग्नीट्यूड निकालता हो तो क्या आया, 2/4, यानी कि 0.5 ओम। यानी अगर आप ZL का मैग्नीट्यूड
0.5 ओम रखते हो तो आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्लियर है? यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।